आप सभी का स्टडी ओपीएस में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, उसे आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए। लेक्चर भी करवा दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी उस पर करवा दिए गए। अब ये सेकंड लेक्चर है, इस पर भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें हैं बढ़िया तरीके से। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से भी करवा दी जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा यूपीएससी लेवल का, इतना मान के चलिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। चोल साम्राज्य इसमें आपको पढ़ाया जाएगा 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, मतलब जो 300 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें सारी चीज़ें चोल साम्राज्य के बारे में बताई जाएंगी। विस्तार विषय आप देख सकते हैं कि चोल साम्राज्य का उदय कैसे होता है, फिर परांतक प्रथम का शासन है, फिर राजराज प्रथम आते हैं, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, और इसी तरीके से राजेंद्र द्वितीय तक का टाइम पीरियड इसमें आपको दिखाया जाएगा। चोल साम्राज्य के उदय की बात करें तो देख सकते हैं आप, संस्थापक कौन थे भाई चोल साम्राज्य के, तो विजयालय थे। उसके बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य आते हैं, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम, और उसके बाद राजराज प्रथम के जो सुपुत्र होते हैं राजेंद्र प्रथम, इनका वंशज चलता है। ठीक, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय। तो वीर राजेंद्र प्रथम के जो आपके सुपुत्र होते हैं अधिराजेंद्र होते हैं, और मधुरांतिका इनके बहू होते हैं, कुलोत्तुंग प्रथम की पत्नी होते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर के शासन सत्ता चलाते हैं, समझिए बात को। अधिराजेंद्र और फिर इनका सारा वंश आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए विस्तार से पढ़ाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला होता है, पूरी चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो आपकी इधर उधर की नहीं लिखेंगे, फालतू की चीज़ें लिखी हैं। जो भी हैं यहीं से क्वेश्चन आंसर पुटअप होते हैं आपका, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र से आप अगर पूरी तरीके से कल्याण चाहते हैं तो नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसा है, लक बाई चांस हो सकता है, लेकिन जब तक डिटेल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तब तक मामला संगीन है। मतलब तलवार लटकती रहेगी गर्दन पे, कब कट ऑफ के इधर उधर आ जाए कोई मतलब नहीं। कट ऑफ के बहुत आगे निकलना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और भी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। वो फालतू के सोर्स यूट्यूब पे छाए हैं, भरे हुए हैं। ठीक, कि आओ 500 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इससे हो जाएगा। या फिर ये लो हमारा पीडीएफ ले लो, इससे पढ़ डालो। वन लाइनर से क्या, कहानी आपको पता नहीं हिस्ट्री की, तो कहानी ही नहीं पता है तो कैसे आप सेलेक्ट होंगे। ज़्यादातर जितने बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे आर ओ हो, पीसीएस हो, उसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, वन लाइनर नहीं पूछते हैं। अब रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि अकबर के फूफा जी का क्या नाम था, ठीक, हुमायूं के पिताजी का क्या नाम था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो समझिए बात को, अभी फैक्चुअल आते हैं। आपको उसी तरीके से ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस सिलेक्शन आप लेंगे 100%। मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है भाई, ये कौन थे? मेगास्थनीज आपके सेल्यूकस निकेटर थे। सेल्यूकस निकेटर के ये दूत थे, और ये भेजे गए थे कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे एज ए दूत कि यहाँ जाओ भाई। तो ये लेखक भी थे। तो ये आप बात समझ सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका जो है और अशोक के जो अभिलेख हैं, वहाँ पर चोलों के बारे में जानकारी मिलती है बढ़िया तरीके से। 9वीं से 12वीं शताब्दी, मतलब ये 300 साल का टाइम पीरियड है। 9वीं शताब्दी शुरू होती है, उसके बाद 12वीं शताब्दी तक का जो है, चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 3 जगह दक्षिण भारत में शासन किया है बढ़िया तरीके से। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान होता है। इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट तो थे ही, आपको पहले वाले चैप्टर में बताया गया कि राष्ट्रकूट भाई थे। ठीक, मान्यखेत उनकी राजधानी थी, जाकर के देखिए पहले वाला आप क्लास, तो ज़्यादा सही रहेगा। चालुक्य, पल्लव और पांड्य में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था कि भाई कौन सर्वोच्च है। तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांडवों के बीच लड़ाई चल रही थी कि भैया हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उसी समय उत्थान होता है आपके किसका? चोल वंश का। और अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि ये पल्लव कहाँ से रिलेटेड हैं, पांड्य कहाँ से रिलेटेड हैं, तो दक्षिण भारत टिक करना है। सही ढंग से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएंगी। कितनी बढ़िया शायरी बन गई, समझ ही सकते हैं आप लोग। देखिए चोलों का प्रारंभिक इतिहास जो है संगम युग से स्टार्ट होता है, और चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए भाई चोल साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो विजयालय था। जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था, ये पल्लव के सामंत थे। जो आपके विजयालय थे पल्लव के सामंत थे। जैसे आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में देखा कि जो प्रतिहार थे वो क्या करते थे? द्वारपाल का काम करते थे। किसके? दंती दुर्ग के यहाँ। दंती दुर्ग आपका राष्ट्रकूट शासक था। तो प्रतिहार वंश चालू होता है, लेकिन ये इनके यहाँ पहले नौकरी कर चुके होते हैं।
तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की और जो आरंभ में पल्लवों के सामंत थे, सामंत मतलब नौकरी करते थे इस तरीके से। कौन सी नौकरी थी? सामंतगिरी की नौकरी थी। ठीक, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे प्रतिहारों की क्या नौकरी थी? वो द्वारपाल बने थे राष्ट्रकूट के यहाँ, दंतीदुर्ग के यहाँ। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। मतलब इससे पूर्व वाले हैं जो उनका कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है तो द्वितीय संस्थापक माना जाता है। या आ जाए चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तब भी आप विजयालय ही टिक करेंगे। तो विजयालय ने किया क्या काम? विजयालय जो थे इन्होंने पाड्य शासक से तंजौर, जिसे तंजाउर कहा जाता है, को छीन करके उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। मतलब जो विजयालय थे इनकी पहले राजधानी थी उरेयूर, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर शिफ्ट कर ली। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी। मतलब नरकेसरी एक उपाधि होती है, तो ये आपकी धारण की थी विजयालय ने। जैसे आपके इससे पहले वाले चैप्टर में क्या था कि धर्मपाल जो थे देवपाल थे, तो उन्होंने धर्मपाल ने तो उत्तरापथ की उपाधि धारण की थी और परम सौगात की उपाधि भी धर्मपाल देवपाल ने धारण की थी। तो उसी तरीके से विजयालय जो कि चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 से 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा। तो विजयालय के पुत्र कौन थे भाई? आदित्य प्रथम थे। तो आदित्य प्रथम पिताजी ने तो नरकेसरी की उपाधि धारण की, आदित्य प्रथम ने कोदंडराय की उपाधि धारण की, कोदंडराय। फिर आपके आते हैं परांतक प्रथम और इनका टाइम पीरियड 907 ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक रहता है। सोचिए लंबा टाइम पीरियड है, लगभग 50 साल का टाइम पीरियड मान के चल सकते हैं। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो होता है परांतक प्रथम राजगद्दी पर बैठता है। परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध राजकोट शासक कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के मध्य हुआ था। तो ये मान के चलिए कि जो आपका तक्कोलम का युद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो तक्कोलम का युद्ध किसके बीच होता है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय होते हैं, जो कि ये मान के चलिए लास्ट पीरियड होता है इनका 934 से ये 996 तक ये भी बैठते हैं गद्दी पर। कृष्ण तृतीय आपके राष्ट्रकूट शासक हैं और इनके साथ लड़ाई होती है परांतक प्रथम की, और जिसमें चोल राजा पराजित हुआ। चोल राजा भाई परांतक प्रथम है, तो ये पराजित हो जाते हैं कृष्ण तृतीय से। परांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव निवास करते थे। परांतक प्रथम क्या है? चोल वंश के हैं और इनके यहाँ ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट माधव हैं। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। तो ये चोल साम्राज्य में अगर देखा जाए तो जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक हुए वो राजराज प्रथम हुए हैं और उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम। तो ये दो नाम आप याद करिए बढ़िया तरीके से। नोट्स कैसे बनाए जाएंगे? आपको जो है पहली क्लास का नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर वगैरह मिलते रहते हैं और सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहती हैं। लगातार करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर जो मिलेंगे उसके नोट्स बनाते रहिए आप लोग, और आपको नोट्स पहली क्लास का दे देंगे, उसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक भाई, पीसीएस लेवल की या आरओ बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है या कोई भी बड़ी पोस्ट लेनी है तो डिटेल में आप एक बार नोट्स अपने हाथ से बना लेंगे तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बात समझिए। आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो राजराज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में युवराज नियुक्त कर दिया गया था। इसका वास्तविक नाम अरिमोली बर्मन था। जो इनका वास्तविक नाम था राजराज प्रथम का, अरिमोली बर्मन था। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लोह व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की थी। मतलब जो परांतक प्रथम थे इनके दादाजी थे। परांतक प्रथम के जो बेटे के बेटे हैं ये हैं, इतना मान के चलिए। वो बहुत ही मतलब शासन सत्ता उनके हाथ में गई नहीं, इतना मान के चल सकते हैं। तो परांतक प्रथम के पोते थे राजराज प्रथम, और इन्होंने परांतक प्रथम ने लोह व रक्त की नीति अपना रखी थी, उसी को ये फॉलो करते हैं और राजराज की उपाधि ग्रहण करते हैं। इसने अपने शासनकाल में काडलूर साले कलमरूद की भी उपाधि ग्रहण की। इसने त्रिवेंद्रम के चेरों की सेना को ध्वस्त कर दिया। इसने मदुरै पर भी आक्रमण किया और पाड्य राजा को भी बंदी बना लिया। देखिए यहाँ जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रहे हैं एनसीईआरटी में सब इम्पोर्टेंट हैं, और कहानी के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। और अगर आप इधर उधर से पढ़ेंगे और वन लाइनर पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिलेक्शन लेना है, फाइनल कट ऑफ के बहुत ऊपर रहना है और 100% सिलेक्शन लेना है तो भाई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब जैसे आपका ये क्या है, श्रीलंका आपका ये है, ठीक, ये आपका श्रीलंका है, तो इसका उत्तरी भाग क्या होगा, ये उत्तरी भाग ही पूरा जीत लेते हैं।
राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोल्लनरुवा को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा। तो इन्होंने अपनी राजधानी भी शिफ्ट कर दी थी अनुराधापुर से पोल्लनरुवा। ठीक, तो राजराज ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। राजराज के नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव की विजय है। इन्होंने मालदीव को जीत लिया था। अभी मालदीव पे बवाला भी चल रहा है। ठीक, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप पर बैठ जाते हैं कुर्सी डाल करके, तो उस पर मालदीव के जो आपके मंत्री होते हैं बहुत सारे टुटपुंजिया मंत्री जो होते हैं वो उल्टे सीधे बयानबाजी ट्विटर पे करने लगते हैं। फिर बहुत सारे हमारे एक्टर भी निकल के आते हैं, जवाब देते हैं, मतलब बहुत अभद्र टिप्पणी करते हैं कि जो है भारतीयों के ढंग नहीं है रहने का, ये गंदगी वंदगी दुनियादारी। तो अक्षय कुमार वगैरह आते हैं और सही से जवाब देते हैं। तो उनके जो मालदीव के जो आपके राष्ट्रपति होते हैं लौटते हैं जब चीन से, तो सबको समझाते हैं, मतलब बर्खास्त ही कर देते हैं। जानते हैं कहाँ से पैसा आएगा भाई, मतलब भारतीय लोग ही आते हैं हमारे यहाँ घूमने और उन्हीं से हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम जो है उल्टा सीधा कहेंगे। तो ये सब सिस्टम है। तो इन्होंने मालदीव को भी जीत लिया था राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो प्रारंभिक समय में इसका नाम राजराजेश्वर शिव मंदिर था, क्योंकि राजराज प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई है। और इस समय इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है और तमिलनाडु के तंजावुर यानी तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल वंश के राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजराज प्रथम के शासनकाल में 1010 में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आप आज अगर सोचते हैं 1000 साल पुराना मंदिर हो चुका है। अब देखिए राजेंद्र प्रथम, ये आपके राजराज प्रथम के जो है बेटे थे। 1014 से 1044 तक के शासन करते हैं, लगभग 40 साल। राजेंद्र प्रथम ने पांड्यचेर राज्यों को पूर्णतः पराभूत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। पांड्यचेर जो भी है सब दक्षिण भारत पे शासन कर रहे हैं। ठीक, ये आपका भारत है और ये सब पांड्यचेर पल्लव सब दक्षिण भारत में घमासान मचाए हुए हैं और सबको जो है राजराज प्रथम पराजित कर देते हैं। फिर उनके बेटे आते हैं, राजेंद्र प्रथम भी पराजित कर देते हैं। श्रीलंका की विजय को परिणत तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को अपने अधिकार में कर लिया। मतलब जो इनके पिताजी थे वो उत्तरी भाग में ही जो है अपना जो है पूरा दबदबा बनाते हैं, जीत लेते हैं, लेकिन जो इनके बेटे होते हैं वो कहते हैं नहीं पूरा चाहिए। तो वहाँ के राजा रानी के मुकुट जो होता है और राज चिन्ह अपने अधिकार में ले लेते हैं। इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से लड़ाई करते हैं। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया था। कलिंग के रास्ते, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से जाते हैं बंगाल और वहाँ पर आक्रमण करते हैं। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल अर्थात गंगा के चोल विजेता, क्योंकि गंगा पड़ता है रास्ते में भाई बंगाल जाओगे तो इन्हें गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण इन्होंने की थी जब ये बंगाल पर आक्रमण करते हैं और विजय करते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि गंगेकोंड चोल की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो राजेंद्र चोल ने की थी। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र, मुडिगोंड चोल आदि उपाधियां भी धारण की थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई, उसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम अर्थात गंगा के चोल विजेताओं का नगर। 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया था। अब उसमें मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र राजवंश आप समझते हैं ना, जो आपका मलाया, जावा, सुमात्रा ये सब था, ये शैलेंद्र राजवंश के पास था। शैलेंद्र शासक बौद्ध धर्म से थे। ठीक, और चोलों के साथ इनके बहुत मधुर मतलब बहुत अच्छे संबंध थे। शैलेंद्र शासक जो थे उन्होंने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया और इनके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के व्यय के लिए एक गांव दान दिया था कि भाई एक गांव ले लो, यहाँ से जो राजस्व आएगा उससे अपना बनवाओ। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान क्या था? कलिंग व बंगाल की विजय। तो कलिंग और बंगाल की विजय किस चोल राजा ने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। और ये आप जरूर याद रखेंगे, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। राजाधिराज प्रथम, देखिए राज प्रथम जो हैं और राजाधिराज प्रथम हैं, इनमें अंतर है। 1044 में राजेंद्र प्रथम के बाद उनका पुत्र जो है राजाधिराज प्रथम चोल गद्दी पर बैठता है। राजाधिराज ने अपना राज्याभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो राजाधिराज प्रथम को ही विजय राजेंद्र कहा जाता है। देखिए राजेंद्र द्वितीय जो है 1052 से 1064 तक गद्दी पर बैठते हैं, टोटल मान लीजिए 12 साल। राजाधिराज की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र द्वितीय चोल राज सिंहासन पर बैठा तथा राज केसरी की उपाधि इसने ग्रहण की। चोल शासकों ने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे। जो चोल शासक थे इन्होंने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे।
चोल राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1077 ईस्वी में चीन पहुंचा था और उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। तो उत्तरी चालुक्य जो थे उनकी राजधानी क्या थी? आपकी कल्याणी थी। तो ये मान के चलिए कि जो राजदूत मंडल चीन भेजा गया, चोल शासकों के द्वारा भेजा गया, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कल को प्रश्न बन जाएगी भाई जो चीन में राजदूत मंडल भेजा गया था किन शासकों के द्वारा भेजा गया था? चोल शासकों के द्वारा भेजा गया था। 70 व्यापारी थे और 1077 ईस्वी में लगभग भेजा गया और चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। तो चालुक्य और चोलों की लड़ाई चला करती थी और चालुक्यों की राजधानी आपकी कल्याणी थी। वेंगी रायलसीमा, तुंगभद्रा दोआब और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच संघर्ष का कारण था। मतलब जो तुंगभद्रा का दोआब है आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम कर्नाटक का क्षेत्र है, गंग देश है, गंग देश समझते हैं जो आपका बंगाल और उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो इस पर सब पर जो अधिकार स्थापित करने के लिए चोल राजा जो थे, उत्तरी चालुक्य जो थे, ये लोग लड़ा करते थे। कहने का मतलब ये है। चोल प्रशासन की बात करते हैं तो चोल प्रशासन से भी प्रश्न बनते हैं। उपाधि वगैरह के ऊपर सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। चोल प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, जो केंद्र में सेंटर में बैठता था। जैसे मोदी जी बैठे हैं तो उसी तरीके से जो केंद्र में बैठता था वो राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत था तथा युवराजों को ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता। मतलब बड़ा बेटा है तो इसे गद्दी पर बैठा हो, कहने का मतलब यही है। तो पहले क्या होता था कि जो बड़ा बेटा होता था उसे पूरा का पूरा राजपाट सौंप दिया जाता था, छोटे की कोई इज्जत नहीं थी। आज की डेट में ऐसा नहीं, सबको बराबर मिलता है। ठीक, 10 बीघे खेत है, 5 लोग हैं, 2-2 बीघे मिल जाता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। राजा राजभूमि की उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। जो भूमि का उपज था, जैसे आपके यहाँ गेहूँ हुआ, 3 कुंटल गेहूँ हो गया तो भैया 1 कुंटल आप राजा के यहाँ पहुँचा दो। कहने का मतलब 1/3 का मतलब यही होता है। 1/5 है तो मतलब 5 किलो में से 1 किलो दो। तो फिलहाल आपका चोल प्रशासन में 1/3 था। प्रशासन का वर्गीकरण क्या था? मंडलम, फिर कोट्टम, फिर वलनाडु, नाडु, कुर्रम, इस तरह से किया गया था। जैसे आप बढ़िया तरीके से याद करेंगे, इसके बारे में भी और आगे बताया जाएगा। तो मंडल होता था, फिर कोट्टम, वलनाड, नाडु, कुर्रम। बृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुनंदम और छोटे अधिकारी सिरुनंदम कहलाते थे। जो प्रशासनिक तंत्र था, बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते, जैसे आपका IAS ऑफिसर आज है तो उसमें जो बड़े अधिकारी होते थे उन्हें हम कहते थे पेरुनंदम। मतलब IAS जो है उन्हें पेरुनंदम कहते थे। और जो प्रशासनिक तंत्र के छोटे अधिकारी जैसे SDM है तो उसे हम सिरुनंदम कहते थे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पेरुनंदम सिरुनंदम किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उर, सभा, महासभा, नाटोर का विशेष महत्व था। उर जो है सर्वसाधारण का तथा सभा ब्राह्मणों का संगठन था। जो उर होता था वो आपका सर्वसाधारण का एक संगठन था कि भाई जैसे आज की डेट में आपका RSS है या फिर जो आपका बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा, अंतर्राष्ट्रीय ठाकुर सभा, अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा, अंतर्राष्ट्रीय भीम सभा, इस तरीके के संगठन बने ना। तो उसी तरीके से उर जो होता था वो सर्वसाधारण मतलब जनता का समूह था। सभा जो होती थी वो ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गाँवों में होती थी और नाडुओं की समितियों को नट्टोर कहा जाता था। व्यापारियों की जो समिति थी उसे नगरम कहलाती थी। अब चोल प्रशासन में देख सकते हैं विभाग आपका मंडला मडाल है तो अधिकारी क्या होगा? मंडलम का सरदार। और कुंदर कोट्टम दरबार में रहने वाला अधिकारी। ठीक, पट्टोले या मुगबेट्टी राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी को कहा जाता था पट्टोले या मुगबेट्टी। और यहाँ देखिए विडेयाधिकारीन जो था वो कार्य पेशक या लीप था। मध्यस्थ जो होता था राजा द्वारा दिए गए अनुदान की देखभाल करने वाले अधिकारी को मध्यस्थ कहा जाता था। प्रधान सचिव ओले नायकम होता था। और समाचार संप्रेषण जो कहते हैं आज की डेट में जो पत्रकार हैं उन्हें वद्या अधिकारी कहते थे। भ्रमण अधिकारी जो आपके टूरिस्ट अधिकारी होते थे उन्हें विदयामिल कहा जाता था। एक प्रधान कर्मचारी जो होता था उसे तिरुवंद्रम कहा जाता था। और सम्राट की आज्ञाओं का प्रारूप जो तैयार करता था, मतलब आज की डेट में RO है ना, वो क्या करता है? यही सब तैयार करता है, उसे ओलैया कहा जाता था, ओलई। ठीक, चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता गाँव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना था। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आया कि जो स्थानीय स्वशासन है गांव के स्तर पर वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो चोल प्रशासन से स्टार्ट होता है। वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो एक थे
जो वेनिस के थे, और 13वीं सदी में केरल की यात्रा इन्होंने की। उनका कहना था कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाते थे। मार्को पोलो का कहना ये था कि भैया ऐसा है, जब राजा मर जाता है तो सभी जितने अंगरक्षक और उसके सैनिक होते थे सब उसके साथ जाते थे। मानना उनका ये था कि यहाँ रक्षा कर रहे हैं वहाँ जाके भी रक्षा करेंगे। बहुत बढ़िया मानना था, क्या बढ़िया सिस्टम था, सोचिए। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था, मंडल और प्रांत में, और ये मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे हुए होते थे। चोलकालीन अभिलेखों की अधिकता एवं इसमें दिए सूचनाओं के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। जो चोलकालीन अभिलेख मिले हैं उससे पता चलता है ग्राम प्रशासन बहुत बढ़िया स्तर से चलता था। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख भी मिलता है। कौन कौन सी? एक उर है और दूसरी सभा है और अथवा महासभा। उर जो होता था जनसाधारण का समूह होता था और सभा ब्राह्मणों का। उर गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी मिलती है। हाँ, या अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है, और बड़े गांव को तनियूर कहा जाता था। जो बहुत बड़ा गांव होता था जहाँ 1000-2000 घर होते थे तो उसे तनियूर कहते थे। और परांतक प्रथम का एक अभिलेख है उत्तर मेरूर, उससे चोलकालीन ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अब चोलकालीन कर के बारे में देख सकते हैं। आयम जो होता था राजस्व कर होता था। कुड में लगान, मने इरे ग्रह कर होता था, मतलब घर के ऊपर जो टैक्स लगता था। मरम जाड़ जो है वृक्ष कर होता था, मतलब वृक्ष के ऊपर भी कर लगाते थे। द्वार कर होता था। वसाल तरम और आजीवकाश जो होता था, आजीवकों से कर होता था, आजीविक संप्रदाय था ना। और कड़े इरे जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर था। और आप देख सकते हैं वही मगनमे की बात करें, कुम्हारों, लोहारों, सुनारों आदि पर कर था। पाडिकावल गांव सुरक्षा पर कर था। कड़ में सुपारी पर कर था, ठीक। किड्डकासु नर पशुधन पर कर था। और पेवर तेल घानी पर कर था, ठीक। सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर लॉटरी प्रक्रिया या पारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पद से हटाए जाते थे। जो भी आपके सदस्य होते थे लॉटरी के हिसाब से चुने जाते थे, समझिए बात को। चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का जो मंदिर स्थापत्य था वो चरम उत्कर्ष पे था, मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो आपका जो चोल प्रशासन काल था उसमें द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण किया जाता था, मतलब बहुत सारी मंजिलें ऐसे बना दी जाती हैं। आपने देखा है कि ऐसे आपके मंजिल बने होते हैं, ऐसे जा कर के फिर एकदम छोटा सा हो जाता है, ठीक। तो ये मंदिर 5 से 7 मंजिल के होते थे और वे एक विशेष शैली में बनते थे जिसे विमान शैली कहा जाता है। अब प्रमुख समितियां देख सकते हैं। पन्नवारियम स्वर्ण समिति धातु समिति थी। तोट्टवारियम उद्यान समिति, इसमें 12 सदस्य होते थे। एरियावरियम तड़ाक समिति थी। और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे कि कौन सी समिति किससे रिलेटेड है। मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था, ठीक। जो आपका मंदिर है उसके मुख्य भवन के सामने एक जो है आपका विशाल कक्ष बना होता था इस तरीके का, और जिसकी छत सपाट होती थी। स्तंभों को अलंकृत किया जाता था और इस कक्ष को मंडपम कहते हैं। जो आपका मंदिर ऐसे बना है उसके आगे एक विशाल कक्ष इस तरीके से बनाया जाता है आपके साउथ में। इन मंदिरों में देवदासियां नृत्य किया करती थी। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां होती थी। मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता है। जैसे आपका ये मंदिर बना हुआ है, ठीक, इस तरीके का मंदिर है और इसके चारों तरफ एक विशाल परिक्रमा पथ बनाया जाता था। और जगह जगह जो है आपके क्या है सिंह द्वार बने होते थे। इधर सिंह द्वार, इधर सिंह द्वार, इधर सिंह द्वार, ठीक। और इन्हें गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण अगर आप देखेंगे कि द्रविड़ शैली का जो मंदिर बना है उसका प्रारंभिक उदाहरण कहाँ है, तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर जो है ये आपका द्रविड़ शैली का आरंभिक उदाहरण है। मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण आपका गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर का उदाहरण है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जा सकता है। इस काल में कांस्य मूर्तियाँ अधिक संख्या में निर्मित होती थी। नटराज प्रतिमा आपका कहाँ से संबंधित है? चोल कला से। होयसलों की राजधानी हेलबिट में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए और इनमें सबसे भव्य जो है होयसलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला में एक नई ऊंचाई को स्पर्श किया। इसका एक उदाहरण श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति, मतलब चालुक्य शैली में आपका क्या है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति भी बनी है।
इस काल में संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। चोल काल में ही आपके क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होने लगा था। 6वीं से 9वीं सदी तक, जो आपका 6वीं से 9वीं सदी तक है, तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार और नयनार कहे जाने वाले ये संत थे। अलवार आपके क्या थे, विष्णु के उपासक हुआ करते थे। नयनार आपके शिव के उपासक हुआ करते थे। ठीक, तो कभी भी आ जाए कि भाई अलवार कौन से थे और नयनार कौन से थे, तो अलवार आपके विष्णु के उपासक होते थे और नयनार आपके शिव के। 11वीं सदी में कंबन, ओट्टकुट्टन और पुंगालेद नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए, जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है, कंबन है और ओट्टकुट्टन है और पुंगालेद हैं। तो कंबन, रामायण भी कंबन ने लिखी है, ये भी याद रखिएगा। कंबन का काल जो विद्वानों की दृष्टि से 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण था, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कंबन की रामायण को तमिल साहित्य में उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। पंपा, पुन्ना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक, और ये आपके जो पंपा, पुन्ना और रन्ना थे, ये आपके कृष्ण तृतीय के दरबार में थे, राष्ट्रकूट जो थे। और 10वीं सदी में पंपा, पुन्ना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। पंपा ने आदि पुराण, पुन्ना ने शांति पुराण और रन्ना ने अजीत पुराण लिखा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सभी पुराण तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिण के प्रमुख युद्ध की बात की जा रही है। तक्कोलम का प्रथम युद्ध कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट थे, परांतक प्रथम के मध्य लड़ा गया, तो ये जीत जाते हैं। तक्कोलम का द्वितीय युद्ध, कुंडल संगमम का युद्ध, वेल्लोर का युद्ध। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और PDF आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे और इस पर क्वेश्चन आंसर हम करवा ही देंगे। नेक्स्ट क्लास में सारे आपके युद्ध जो भी इम्पोर्टेंट हैं इसमें, वो सारे करवा देंगे। ठीक, सारे युद्ध आपको याद नहीं करने फिलहाल, जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन है, हम करवा देंगे। जो भी स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ें हैं उसे आप पढ़ डालिए और नोट्स भी बना लीजिए। और चोलकालीन ऐतिहासिक स्थल की बात करें, अनुराधापुरम चोल युग में श्रीलंका की राजधानी, जिसे राजराज प्रथम ने ध्वस्त कर दिया था। चोल युग में श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुरम और राजराज प्रथम ने इसे ध्वस्त कर दिया था। वहीं देखिए तक्कोलम या 949 ईस्वी में हुए युद्ध में राष्ट्रकूटों द्वारा चोल उत्तराधिकारी राजादित्य की मृत्यु हुई थी इसमें। और ये सारी चीज़ें उत्तमेरूर, वेंगी, वेलूर, ये सब आप डिटेल में पढ़ लेंगे। PDF आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। वहीं आप ये भी देख सकते हैं चोलकालीन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। एक भोग्य, ब्राह्मणों को स्वयं उपभोग दी गई भूमि को एक भोग्य कहते थे। प्रभुमान्यम, राजा के स्वामित्व वाली भूमि का बड़ा भाग जो होता है प्रभुमान्यम। और अग्रहार या गढ़भोज, यह ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि थी। वहीं आपके कलंजु किसे कहा जाता है, चोलकालीन स्वर्ण सिक्के को। बड़ंज, व्यापारियों का संगठन। साल भोग, शैक्षिक प्रयोजनों हेतु भूमि। वारित्योगक पाक जो है आपका राजस्व विभाग की पंजिका है। तो अगली क्लास में आपको इसके ऊपर प्रश्न उत्तर करवा देंगे बढ़िया तरीके से। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।